और देखिए ये अंतिम सलामी दी जा रही है। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार की घोषणा की थी राज्य सरकार ने, और ये फायरिंग करके अंतिम सलामी दी जाती है फोर्सेस की तरफ से। खाली गेल्यावर रोज गेले देखिए पिछले 3-4-5 घंटों से धैर्य के साथ जो लोग बैठे थे, अब देखिए वो उन्होंने अंतिम विदाई दे दी। पार्थिव देह पंचतत्व में विलीन होने जा रही है। अब जाके लोग वहाँ से हिलना शुरू हुए। सतीश जी, ये दिखाता है कि नेता जो है कितने भीतर तक इन लोगों के दिल में बसा था। आप देख सकते हैं इतना अनुशासन में लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि ये आकस्मिक निधन है और आकस्मिक निधन में भी एक व्यग्रता होती है। लोग शांत, मतलब ये इतने अच्छे संस्कृति का, इतनी सभ्यता का, इतने अनुशासन का यहाँ पर मुजाहरा देखने को मिलता है। मैं इसको देख के बहुत प्रभावित हो रहा हूँ कि लोग बहुत अनुशासित हैं। ये अनुशासन में श्रद्धांजलि देना ये एक बड़ी बात है विकास। मैं बहुत दिल से ये बात कह रहा हूँ। बहुत जगह क्या होता है कि कोई नेता चले गए तो भीड़ बेकाबू हो रही है, व्यवस्थाएं भी अच्छी है, लेकिन सब लोग शांत बैठे हुए, बिल्कुल सन्नाटे में हैं। ऐसा लग रहा है कि उस नेता को याद कर रहे हैं और उसकी किए हुए कामों को वो एक तरह से वो भी श्रद्धांजलि दे रहे हैं कि भाई इस व्यक्ति ने इतना काम किया। ये परिवार के प्रति श्रद्धा, ये समाज जो है वहाँ पर वो बहुत एक तरह से बहुत अच्छा लगता है देख करके। आपको एक चीज़ बताऊं, मैंने अजीत पवार के बारे में या पवार फैमिली को देखा, कृषिकारों के लिए जो खेतिहर है, खेत वालों के लिए, कोऑपरेटिव के लिए और इरिगेशन सिंचाई में, वो उसमें उन लोगों ने बहुत ज़्यादा काम किया है कोऑपरेटिव में। तो वो जो आप जनता देख रहे हैं ना, शायद वो एक अनुशासन और शायद जो वो श्रद्धांजलि, उसका भी अक्स इसमें आपको दिखाई पड़ेगा। आपण बाहेर पडूया। बाहेर प्रचंड गर्दी आहे, खूप गर्दी आहे। हळूहळू मागच्या बाजूने बाहेर पडा। कोऑपरेटिव मूवमेंट को बड़ा करने वाले शरद पवार ने उसको एक तरह से संगठित किया, कोऑपरेटिव मूवमेंट को और विस्तार दिया। ग्रामीण विकास बैंकों के जरिए, शुगर कंपनीज के जरिए, और जो गांव-गांव में किसानों को संगठित करने का काम किया शरद पवार ने, उसी की वजह से वो पूरे वेस्टर्न महाराष्ट्र में एक बड़ी ताकत बनकर उभरे, क्योंकि गांव-गांव में उनके कोऑपरेटिव का नेटवर्क था। जितेंद्र दीक्षित, देखिए ये बात सही है कि ना केवल वेस्टर्न महाराष्ट्र में बल्कि राज्य के दूसरे हिस्सों में भी उन्होंने जो कोऑपरेटिव मूवमेंट में और जो कृषि के क्षेत्र में काम किया था, उसका बड़ा प्रभाव था और उनके साथ लोगों को जोड़ने में उनकी इस जैसी नीतियां ही काम में आई थी। लेकिन एनसीपी की अगर एक पार्टी के तौर पर बात करें तो एनसीपी एक वेस्टर्न महाराष्ट्र की पार्टी मानी जाती रही है। जब से 1999 में इस पार्टी का गठन हुआ था और 2023 में ये पार्टी दो फाड़ हुई, लेकिन इसकी जो इमेज रही, इसकी जो छवि रही, ये वेस्टर्न महाराष्ट्र जो घाट के हिस्से हैं, वेस्टर्न घाट्स के हिस्से हैं, उस तरफ की ये पार्टी मानी जाती रही और यहाँ पर ही उसका प्रभाव था। खास करके पुणे और पिंपरी चिंचवड जैसे शहरों की अगर हम बात करें या बारामती की बात करें, आगे सातारा सांगली की बात करें, तो वहाँ पर इस पार्टी का अच्छा खासा प्रभाव रहा। और इसके अलावा अगर उनके व्यक्तित्व की बात करें, जो उन्होंने क्षेत्र में कोऑपरेटिव के क्षेत्र में काम किया, कृषि के क्षेत्र में काम किया, उसके अलावा उनका जो अपना व्यक्तित्व था उसने भी बहुत अहम भूमिका निभाई लोगों को साथ जोड़ने में। अभी हमने देखा कि सतीश जी बता रहे थे कि बड़े ही अनुशासन के साथ में लोग वहाँ मौजूद थे और ये बड़े प्रभावित हुए इन तस्वीरों को देखकर। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अजीत पवार
भी एक अनुशासन प्रिय व्यक्ति ही माने जाते थे। उनकी पहचान उनके अनुशासन में थी और वो वक्त के बड़े पाबंद हुआ करते थे। अगर कोई टीवी चैनल का पत्रकार भी उनसे इंटरव्यू मांगता था तो ऐसी स्थिति में वो हो सकता है कि सुबह 6:30-7 बजे का वक्त दे दें, और जो वक्त देते थे उस वक्त वो उपलब्ध भी रहते थे। ये खूबी उन्होंने अपने चाचा शरद पवार से सीखी। उनके चाचा शरद पवार भी इसी तरीके से वक्त के पाबंद हुआ करते रहे हैं। सुबह जल्दी वो अपना दिन शुरू करते हैं और शाम तक वो जो भी सरकारी काम होते हैं, जो जनता से जुड़े काम होते हैं, उसको निपटाते हैं। तो ये खूबी जैसा मैंने बताया अजीत पवार ने भी अपनाई, और अजीत पवार भी उसी पैटर्न पर अपनी राजनीति आगे बढ़ा रहे थे जिस पैटर्न पर शरद पवार ने अपनी राजनीति की थी। और ये एक बात का लेकिन उनको मलाल था कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। ऐसे मौके पर भी वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए जबकि पार्टी के पास में सबसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने का मौका आया था 2004 में। मैंने पहले भी इलेबोरेट किया कि 2004 में कांग्रेस एनसीपी गठबंधन को सत्ता मिली थी और ऐसे में एनसीपी पहले नंबर पर थी और एनसीपी चाहती तो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री पद पर अपना दावा कर सकती थी। लेकिन उस वक्त में शरद पवार ने कुछ और राजनीतिक गणित लगाए और उन्होंने यूपीए केंद्र की यूपीए सरकार में एक्स्ट्रा मंत्री पद हासिल कर लिया और उसके बदले में महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री का पद उन्होंने कांग्रेस को दे दिया और फिर अजीत पवार मुख्यमंत्री बनने से चूक गए, क्योंकि तब तक ये स्पष्ट हो गया था कि शरद पवार अब राज्य की राजनीति में नहीं रहना चाहते। तो ऐसे में उनकी पार्टी से अगर कोई मुख्यमंत्री बनता तो कोई दूसरा नेता ही हो सकता था और अजीत पवार उसमें सबसे बड़े कंटेंडर माने जा रहे थे अगर एनसीपी का कोई मुख्यमंत्री बनता तो। और इस बात का उन्हें मलाल रहा, लेकिन उन्हें ये उम्मीद हमेशा थी, उनकी ये महत्वाकांक्षा जिंदा थी कि आगे चल के कभी ना कभी कुछ ऐसे घटनाक्रम होंगे, कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स होंगे जिसके आधार पर उन्हें मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर आसीन होने का मौका जरूर मिलेगा। पाठीमागच्या दिशेने जायचंय, सर्वांनी सावकाश पाठीमागच्या दिशेने जायचंय. यूपी प्रशासनाने सर्व गेट ओपन करायचे, सर्वांनी मागच्या बाजूने जायचंय. हे बघा, इकडे चौथऱ्याकडे कोणी येऊ नका, विनंती आहे. पोलीस विभागाला नम्र विनंती आहे कि इकडे कोणाला प्लीज पाठवू नका. लग रहा है कि मुखाग्नि दे दी गई है और परिवार के सदस्यों के अलावा पार्टी के जो लोग उनके साथ करीबी से काम करते रहे उन्हें अब ये मौका दिया है कि वो मंच पर आकर श्रद्धांजलि दें. तो ये वो तस्वीरें लग रही हैं क्योंकि जो सारे गणमान्य अतिथि आए थे श्रद्धांजलि देने, उन्होंने श्रद्धांजलि दी, परिवार ने मुखाग्नि दी और अब पार्टी के दूसरे सदस्य मंच पर अजीत दादा पवार को श्रद्धांजलि देते हुए. दबाव बढ़ रहा है, मंच पर अचानक से भीड़ भाड़ हो गई है, कार्यकर्ताओं का, लोगों का दबाव जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है. अभी तक वीवीआईपी लोग ही केवल उनको अंतिम नमन करने पहुंच पा रहे थे, लेकिन अब जब मुखाग्नि दे दी गई उसके बाद फिर वीआईपी मूवमेंट वहां से हो गया. गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री फडणवीस, ये लोग जो हाई सिक्योरिटी वाले वीआईपी हैं वो लोग चले गए होंगे, तो थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, तो आम लोग भी वहाँ पर पहुँचने लगे. ये भी बड़ी बात है क्योंकि आमतौर पर इस तरह के अंतिम संस्कार की विधि में लोगों को आने देना और यहाँ पर श्रद्धांजलि देने देना शायद ये भी बताता है कि एक दबाव रहा होगा लोगों का कि वो श्रद्धांजलि देना चाहते हैं अपने नेता को जाते समय, और इसीलिए उन्हें मंच पर आने की इजाजत दी जा रही है. और ये तो गांव घर है ना उनका. हाँ, बिल्कुल. तो यहाँ तो हर व्यक्ति से उनका एक पर्सनल कनेक्ट होगा, तो हर व्यक्ति अपना हक मान के, अधिकार मान के कि मैं तो उनको, मेरे परिवार के सदस्य श्रद्धांजलि, तो मैं नहीं जाऊंगा तो कौन जाएगा. तो ये तस्वीरें इस वक्त बारामती से आती हुई, और जैसा मैंने कहा सतीश जी, ये तस्वीर भले ही अंतिम संस्कार की है लेकिन ये अंत नहीं है.
यहाँ से बहुत सी शुरुआत होनी है, बहुत से नए अध्याय जुड़ने हैं और खुलने हैं। उनमें मुख्यतः क्या होंगे? देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति एक बहुत ही नाटकीय मोड़ पर, हालांकि वहाँ तो राजनीति में नाटक होते ही रहते हैं, अब इस बार जो एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है उसे बड़ा नाटकीय मोड़ पर फिर से पहुंचा है। एनसीपी के भविष्य का सवाल है, क्या एक होंगे नहीं होंगे। देखिए, जय और पार्थ दोनों हाथ जोड़कर वहाँ मौजूद लोगों का अभिवादन कर रहे हैं, उनको धन्यवाद कर रहे हैं एक तरह से कहा जाए। और ये जो बात आप कह रहे थे ना कि एक नई शुरुआत होगी, वो मुझे लगता है कि हो गई। मैं ये कह रहा हूँ, मैं तो एक और चीज़ देख रहा हूँ, मैं जानता नहीं हूँ इसलिए मैं इसमें अनएडुकेटेड हूँ, कि अगर मुखाग्नि देने में जो हमारे साइड चलता है उसमें एक बड़े बेटे और छोटे बेटे का एक रोल होता है। ये दोनों बेटे हैं यहाँ पे, तो यहाँ कुछ अलग हिसाब से, और जो आपने उसका एक राजनीतिक रंग देखा तो ये लग रहा है कि दोनों ही होंगे राजनीति में। तो नाटकीय मोड़ पर मैं ये कह रहा हूँ कि परिवार के भीतर महाराष्ट्र की राजनीति में, आगे के कोalition में, भाजपा का प्रभाव में क्या होगा, ये सारी चीज़ें खुली हुई हैं। कौन डिप्टी चीफ मिनिस्टर होगा, किसको लाया जाता है, कौन एनसीपी का कमान संभालेगा, फडणवीस जी अब कैसे अपने राजपाट को चलाएंगे, जो अभी हम देख रहे हैं शिवसेना में एकता हुई है उसका क्या कैसे भविष्य होगा। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस से ही निकली थी ना एनसीपी, तो कांग्रेस एनसीपी में गठबंधन रहा, इधर सब टूटा फिर जूटा, यही टूट जूट चलते रहता है। तो सारे सवाल एक साथ खड़े हुए हैं। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, देखिए 2024 के चुनाव में अगर ये उत्तर प्रदेश का तो रिजल्ट बहुत चौंकाने वाला था, जहाँ पर कांग्रेस और एसपी की गठबंधन जो है वो 43 पहुँच गई। महाराष्ट्र के बारे में स्पष्ट था कि वहाँ पर जो है लोकसभा चुनाव में जो महाविकास अघाड़ी है वो कमाल करेगी, और वही कमाल किया। तो ये जो बड़ा झटका लगा था, जो बाद में विधानसभा चुनाव में एकदम पूर्ति हो गई, वो 24 एक मील का पत्थर था उस हिसाब से अगर राजनीतिक रूप से देखा जाए। महाराष्ट्र में इस प्रकार की आशंका थी, हमें भी लगता था भाई, उस समय हमें उत्तर प्रदेश का नहीं मालूम था, सच्ची बात है, लेकिन उसको पूर्ति करने के लिए लगता है कि जो महायुति ने सब कुछ अपना दांव पे लगा दिया। तो अब आगे की जो राजनीति है विकास, अब वो देखना होगा कि नए इक्वेशन क्या सेट होंगे परिवार के भीतर, राज्य के स्तर पे, पार्टियों के स्तर पे और गठबंधन की स्थिति में। जितेंद्र दीक्षित, आप अगर बने हुए हैं तो पार्थ पवार पिछले कई सालों से एक्टिव हुए, और जब एनसीपी अजित पवार बना उसके बाद से पार्थ पवार काफ़ी राजनीतिक रूप से सक्रिय हो गए थे। अभी उनकी पार्टी के भीतर क्या भूमिका है? देखिए, मैं पार्थ पवार के बारे में विकास आपको बता दूं कि पार्थ पवार को अजीत पवार ने राजनीति में लॉन्च किया था साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान, और तब उनको मावल से पार्टी का टिकट दिया गया था, मावल लोकसभा सीट से, जो कि पुणे के पास में ही है। लेकिन वो चुनाव वो हार गए थे और उसके बाद में कई दिनों तक वो लो प्रोफाइल थे। लेकिन पार्थ पवार का नाम कुछ महीने पहले तब चर्चा में आया जब पुणे लैंड स्कैम का खुलासा हुआ, और उसमें पार्थ पवार पर आरोप लगे कि उन्होंने भी उस घोटाले में अपनी भूमिका अदा की है और उनके ऊपर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। लेकिन अगर हम अब इन ताज़ा घटनाक्रमों को देखें, अजीत पवार की मृत्यु के बाद अब जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, तो उसको देखते हुए अब पार्थ पवार ही सबसे बड़े उनके पॉलिटिकल लेगेसी के कंटेंडर नजर आते हैं। हमने वहां के लोगों की राय भी सुनी, वहां के जो बारामती में रहने वाले लोगों की, तो उनका भी यही कहना था कि अजीत पवार के सियासी वारिस जो है वो पार्थ पवार ही हो सकते हैं। जय पवार उतना पॉलिटिकली इंटरेस्टेड नहीं है और वो परिवार का बिजनेस वगैरह संभालते थे। लेकिन यहाँ पर ये बात भी देखनी जरूरी है कि एनसीपी एक क्षत्रपों की पार्टी रही है। हर कोई अपने आप में एक दबंग नेता रहा है, चाहे वो फिर नासिक से छगन भुजबल हो, या फिर बीड़ से धनंजय मुंडे हो, या फिर रायगढ़ से सुनील तटकरे हो। हर कोई अपने आप में एक दबंग नेता रहा है, एक बड़े कद का नेता रहा है। ऐसी स्थिति में क्या ये तमाम लोग लंबे वक्त तक पार्थ पवार का नेतृत्व स्वीकार कर पाएंगे? क्या पार्टी में बने रहेंगे, या फिर पार्टी के नेतृत्व पर अपनी खुद के दावेदारी जो है वो नहीं ऐलान करेंगे?